अस्सलामुअलैकुम। आज हम बजट पेपर को आगे बढ़ाते हुए बाकी सारे बचे हुए टॉपिक्स जो कि एक्चुअली डेफिनेशंस के अंडर आती है उन पे बात करेंगे सो दैट हमारा बजट पेपर जो है वो अप्रॉक्सीमेटली कंप्लीट हो जाए। पहला टॉपिक जो आज का रहेगा वो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो एक पार्लियामेंट्री कमेटी होती है। पहली बार पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1921 में बनाई गई थी अंडर द प्रोविजंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में 22 मेंबर्स होते हैं, जिनमें 15 मेंबर्स लोकसभा यानी लोअर हाउस और 7 मेंबर्स राज्यसभा यानी कि अपर हाउस से जो है चुने जाते हैं। ये मेंबर्स कैसे चुने जाते हैं? ये अमंग द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट चुने जाते हैं। ठीक है, दैट मीन्स सिंगल वोटिंग के थ्रू हर किसी मेंबर को एक वोट डालने का हक दिया जाता है और ये मेंबर जो है हर पार्टी के मेंबर को हम कहेंगे यहाँ पे, दैट मीन्स जितनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती है वहाँ पे, तो उन सब को जो है हक दिया जाता है कि वो एक सिंगल वोट डालें, यानी उनके मेंबर्स को एक हक दिया जाता है कि वो एक सिंगल वोट डाले सो दैट हर पार्टी को ड्यू रिप्रेजेंटेशन मिले इन द फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के जरिए इस पब्लिक अकाउंट्स कमिटी के मेंबर को चुना जाता है। ठीक, ये जो मेंबर्स होते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के, इनको इलेक्ट किया जाता है 1 साल के पीरियड के लिए और एक मिनिस्टर मेंबर नहीं हो सकता है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का। देखिए, पार्लियामेंट के सारे मेंबर्स मिनिस्टर्स नहीं होते हैं, तो मैंने पहले आपको बताया कि पार्लियामेंट के मेंबर्स में से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मेंबर चुने जाते हैं, बट वो मेंबर्स चुने जाते हैं जो कि मिनिस्टर्स ना हो। ठीक, अब जो चेयरमैन होता है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का, वो अपोजिशन में जो पार्टी हो उसका एक सीनियर लीडर होता है। ठीक है, दैट मीन्स रूलिंग पार्टी की तरफ से इसका कोई भी चेयरमैन हम नहीं चुन सकते हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो इनवेरिएबली मीट करती है सो दैट डिपार्टमेंट वाइज वो डिस्कस करे डिपार्टमेंट्स के स्टेटमेंट्स को, जो कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया कि सीएजी बनाता है। ठीक, जो गवर्नमेंट होती है किसी भी स्टेट की या किसी यूनियन टेरिटरी की, वो बाउंड होती है कि अगर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने उसके स्टेटमेंट्स पे, उसके अकाउंट्स पे कुछ रिकमेंडेशंस या कुछ रिव्यूज दी है, उसे उन रिकमेंडेशंस और रिव्यूज पे एनी हाउ विद इन 2 to 6 मंथ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को वापस रिपोर्ट बैक करना पड़ता है। यानी अगर इस बारी मीटिंग हो रही है तो किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट को कुछ रिकमेंडेशंस दी गई, तो विद इन 2 to 6 मंथ उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट को उन रिकमेंडेशंस पे रिपोर्ट बैक देना है। किसको? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को। ठीक, अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की क्या क्या फंक्शंस होती है? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के रिपोर्ट्स को एग्जामिन करती है। कौन कौन से रिपोर्ट्स को? रिपोर्ट ऑन अप्रोप्रिएशन, रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट, रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। ठीक, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ये भी इंश्योर करती है कि जितना सारा बजट अलॉट हुआ था वेरियस मिनिस्ट्रीज को, वेरियस डिपार्टमेंट्स को, वो बराबर उसी पर्पस के लिए यूटिलाइज किया गया है और प्रॉपरली अंडर रूल्स एंड रेगुलेशंस यूटिलाइजेशन हुई है। ये चीज भी कौन इंश्योर करता है? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। ठीक, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो ऑडिट करती है रेवेन्यू पे और एक्सपेंडिचर पे, किसके? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। एक्सेप्शनल ग्रांट्स जो है वो भी आइडेंटिफाई करती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ही। अब आप कहेंगे एक्सेप्शनल ग्रांट्स क्या होते हैं? एक्सेप्शनल ग्रांट्स को हम एक्सेस ग्रांट्स के नाम से भी जानते हैं। ये वो एडिशनल ग्रांट्स होते हैं जो एक गवर्नमेंट मांगती है ड्यूरिंग करेंसी ऑफ ए ईयर, जब उसे किसी एक्सपेंडिचर में शॉर्टफॉल नजर आता है, तो उस शॉर्टफॉल के लिए एक स्टेटमेंट बनाया जाता है और इस स्टेटमेंट को क्या किया जाता है?
प्रेजेंट किया जाता है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने कि फला आइटम में हमें जी कुछ शॉर्टफॉल लग रहा है, तो फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी उस आइटम के उस शॉर्टफॉल को एग्जामिन करती है और रिकमेंड करती है, हाँ जी इनको जो है शॉर्टफॉल मिला है और इन्हें जो है और ग्रांट्स देने चाहिए। ठीक, उनको हम कहते हैं एक्सेप्शनल ग्रांट्स, दैट मीन्स एडिशनल ग्रांट्स जो कि चाहिए होते हैं टू मीट सम एक्सपेंडिचर अगर शॉर्टफॉल लगे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो अप्रोप्रिएशन को भी एग्जामिन करती है कि क्या जो अप्रोप्रिएशन हुई है वो अंडर प्रॉपर प्रोविजंस, रूल्स, रेगुलेशंस हुई है कि नहीं। ठीक, जो भी एक्सपेंडिचर हुआ है क्या वो प्रॉपर अथॉरिटी के अंडर हुआ है कि नहीं, इस चीज को भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो एग्जामिन करती है। जो रिपोर्ट्स होते हैं सीएजी के यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के जो रिपोर्ट्स होते हैं उसको स्क्रूटनाइज करती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। प्लस जो फिर उस रिपोर्ट पे डिपार्टमेंट्स ने अपनी व्यूज या ओपिनियंस दिए होते हैं उन पे भी वो जो है नजर रखती है, उनको भी जो है वो असर्टन करती है। एक और कमेटी होती है जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स के लिए बनाई जाती है, उस कमेटी का नाम होता है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। वो सीएजी के उन रिपोर्ट्स को एग्जामिन करती है जो रिपोर्ट्स उसने ऑटोनमस बॉडीज, कॉरपोरेशंस वगैरह के लिए प्रिपेयर किए होंगे। ठीक है, अब जब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग होती है तो मैंने कहा डिपार्टमेंट वाइज वहां पे डिस्कशंस होते हैं, तो उन डिस्कशंस में उस डिपार्टमेंट, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का एक तो होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी, उस डिपार्टमेंट के फाइनेंस डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स होने चाहिए। ठीक, और अकाउंटेंट जनरल खुद भी होना चाहिए, सो दैट वो अकाउंटेंट जनरल को तो सारे डिपार्टमेंट्स देखने होते हैं लेकिन वो खुद भी होना चाहिए इन एडिशन टू द कंसर्न डिपार्टमेंट अथॉरिटीज। प्लस अकाउंटेंट जनरल के अपने ऑफिसर्स भी वहां होने चाहिए। दैट मीन्स एजी जिस भी स्टेट का डिपार्टमेंट हो और उस स्टेट के डिपार्टमेंट के बारे में या उस मिनिस्ट्री के बारे में जो भी डिस्कशंस हो रहे हैं पीएससी में, तो उस टाइम पे उस डिपार्टमेंट का कौन कौन बंदा होना चाहिए प्रेजेंट। एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी, ऑफिसर्स ऑफ दैट डिपार्टमेंट्स, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ठीक है, और एजी खुद होना चाहिए उस स्टेट का और एजी के अपने ऑफिसर्स। तो प्रेजेंट चेयरमैन जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का है वो है अधीर रंजन चौधरी, जो कि जुलाई 2019 से इस टाइम पीएसी के चेयरमैन की हैसियत से काम कर रहे हैं। ठीक है, वो लोकसभा मेंबर है और किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि बिगेस्ट अपोजिशन पार्टी इस टाइम है। इस चेयरपर्सन को या इस चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है, इसको करता है स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वोट ऑन अकाउंट। कभी कभार क्या हो जाता है, गवर्नमेंट जो होती है उसे ये फील होता है कि एनुअल बजट करना अभी पॉसिबल नहीं है। एनुअल बजट जो हम बनाते हैं मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए, एनसुइंग साल के लिए, जैसे वो एनसुइंग साल आ रहा होता है उसके स्टार्टअप से पहले बजट प्रपोजल्स को लेजिस्लेचर के सामने प्लेस करना पॉसिबल नहीं होता है ड्यू टू सम टर्मोइल या इमरजेंसी या नॉन फाइनलाइजेशन ऑफ बजट प्रपोजल्स, या उस टाइम पे उस स्टेट की गवर्नमेंट जो है वो पावर में नहीं होती है। तो उस टाइम पे क्या किया जाता है, जब एक गवर्नमेंट को लगे कि कुछ इमरजेंसीज है जिनकी वजह से बजट को जो है हम लेजिस्लेचर में पेश नहीं कर सकते हैं, तो उस टाइम पे क्या किया जाता है, एक डिमांड जो है वो पेश की जाती है एडवांस ग्रांट्स के लिए, और उन एडवांस ग्रांट्स के अंडर कुछ रकम मांगा जाता है थोड़े से फाइनेंशियल ईयर के पोर्शन को कवर करने के लिए। ठीक है, तो उस एडवांस ग्रांट को जिसके अंडर हम आने वाले फाइनेंशियल ईयर के कुछ मंथ्स के लिए अपने बजट को रख देते हैं, बजट प्रपोजल्स को रख देते हैं फॉर सम मंथ्स। हम पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए इसलिए नहीं रख पाते हैं बिकॉज सम इमरजेंसीज होती है गवर्नमेंट की अपनी, या टर्मोइल चल रहा होता है, या कुछ नॉन फाइनलाइजेशन होती है बजट प्रपोजल्स की, तो उस टाइम पे हम
लेजिस्लेचर में एडवांस ग्रांट्स पेश करते हैं। एडवांस ग्रांट्स में हम डिमांड करते हैं कि अपने फाइनेंशियल ईयर एनसुइंग फाइनेंशियल ईयर के कुछ मंथ्स के लिए हमें जो है कुछ फंड्स अप्रूव किए जाए। तो उस फंड को जब अप्रूव किया जाता है फॉर ए स्मॉल पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल ईयर ऑन द बेसिस ऑफ एडवांस ग्रांट्स, उसे हम कहते हैं वोट ऑन अकाउंट। ठीक है, तो वोट ऑन अकाउंट हम तब करते हैं जब हमारे पास वैसा मौका ना हो कि हम अपने बजट प्रपोजल्स को लेजिस्लेचर में पेश करें। तो फिर हमारा फाइनेंशियल ईयर आ जाता है, तो हम कैसे फंड्स को लाएंगे, कहाँ से खर्चे करेंगे? तो हम वोट ऑन अकाउंट की सूरत में कुछ एडवांस ग्रांट्स मांग लेते हैं और उसी एडवांस ग्रांट से यानी एडवांस फंड से हम फाइनेंशियल ईयर के उस पोर्शन को कवर कर देते हैं जब तक कि गवर्नमेंट रेडी हो जाती है बजट प्रपोजल्स को पेश करने के लिए। ठीक है, तो वोट ऑन अकाउंट का प्रोसीजर सेम है एज दैट ऑफ बजट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वोट ऑन क्रेडिट। कभी कभार क्या हो जाता है, ड्यू टू सम सिक्रेसी, ड्यू टू सम जो होते हैं इश्यूज, एक बिल या एक आइटम को पूरी तरह से डिस्कस करना हाउस में यानी लेजिस्लेचर में पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, कुछ भी सिक्योरिटी रीजंस होते हैं, सिक्रेसी रीजंस होते हैं, तो हम एक बिल को या एक आइटम को ओपनली नहीं कर पाते हैं डिस्कस लेजिस्लेचर में, तो फिर उस आइटम के लिए कुछ लमसम अमाउंट रखा जाता है बजट में। ठीक है, तो उस चीज को हम नाम देते हैं वोट ऑन क्रेडिट। ठीक, अब है नेक्स्ट टोकन डिमांड। टोकन डिमांड क्या होता है? जब एक फाइनेंशियल ईयर चल रहा होता है तो एक कंसिडर किया जाता है ऐसे कि कोई नई सर्विस हमें स्टार्ट करनी है, कोई नया आइटम हमें लाना है जो हमने इस करंट ईयर के बजट में इंक्लूड नहीं किया था, लेकिन हमारे पास सेविंग होती है बजट की किसी और हेड के अंडर। तो हम क्या करते हैं, हमें प्रपोज करते हैं कि हम उन सेविंग्स से इस नई सर्विस के एक्सपेंडिचर्स को मीट करेंगे। ठीक है, तो उस टाइम पे हम उस नए एक्सपेंडिचर के लिए जो हम अपनी सेविंग्स से मीट करने के लिए रेडी होते हैं, एक डिमांड बनाते हैं जिसके साथ टोकन मनी 100 रुपये का रखते हैं, यानी कि एक फी की शक्ल में हम उसके साथ जो है हम एक टोकन रखते हैं, जिसे आप फी भी कह सकते हो। एक फी की शक्ल में टोकन मनी के साथ साथ हम एक डिमांड रख देते हैं, जिस डिमांड को फिर लेजिस्लेचर जो है अप्रूव कर देती है। हाँ जी, ठीक है, लेकिन यहाँ हमें एक चीज ये ध्यान में रखनी है, बिफोर मेकिंग डिमांड, ये टोकन डिमांड भरने से पहले हमें ये चीज जरूरी देखनी है कि जिस नए आइटम या सर्विस के लिए हम अपना सेविंग बजट यूज कर रहे हैं, वो सेविंग बजट जिस हेड के अंडर हमें आया था, हमें टोटली उस हेड के अंडर वो बजट अब जरूरत नहीं है। दैट मीन्स अपनी जगह पे ये इंश्योर हमें करना है कि जिस हेड से हम ये सेविंग्स निकाल रहे हैं ताकि हम अपनी नई सर्विस या नए आइटम के ऊपर एक्सपेंसेस कर पाए, उस एग्जिस्टिंग हेड के अंडर अब हमें इस मनी की, इस बजट की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जब आपको ये लगे कि कोई ज़रूरत नहीं है, तभी आप सेविंग्स जो है अंडर टोकन डिमांड यूज़ कर सकते हैं, प्रपोज कर सकते हैं फॉर दैट न्यू सर्विस और आइटम। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम टोकन डिमांड। नेक्स्ट है डिमांड फॉर ग्रांट्स। ठीक, डिमांड फॉर ग्रांट्स जो है ये एक स्टेटमेंट होता है या एक फॉर्म होता है जिसमें हम एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक, जो हमें एक्सपेंडिचर करना होता है किससे, आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड, उस एक्सपेंडिचर का एक एस्टिमेशन हम बनाते हैं। ठीक, किन आइटम्स पे एस्टिमेशन करनी होती है एक्सपेंडिचर की, वोटेड आइटम्स पे। ठीक, तो क्या कहेंगे हम यहाँ पे, डिमांड ऑफ ग्रांट्स जो है वो वोटेड आइटम्स के एक्सपेंडिचर की एस्टिमेशन का एक स्टेटमेंट होता है जो हम लोकसभा या लोअर हाउस में सबमिट करते हैं इन परसुएंस टू आर्टिकल 113 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आई बात समझ? मैं फिर से बता देती हूँ, डिमांड फॉर ग्रांट्स एक स्टेटमेंट है जो हम बनाते हैं उन
एक्सपेंडिचर्स की एस्टिमेशंस का, जो कि हमें ज़रूरत होती है लोकसभा में सबमिट करने की, क्योंकि उन्हें वोटेड एक्सपेंडिचर के अंडर जो है डाला गया है और हमें उन वोटेड एक्सपेंडिचर्स के लिए लेजिस्लेचर की, लोकसभा की, लोअर हाउस की कंकरेंस की ज़रूरत होती है। ठीक, जनरली एक डिमांड जो है वो एक मिनिस्ट्री या एक डिपार्टमेंट के हक में प्रेजेंट की जाती है, लेकिन अब अगर डिपार्टमेंट बड़ा हुआ, मिनिस्ट्री बड़ी हुई, तो एक से ज़्यादा डिमांड भी जो है हम प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, डिमांड मीन्स आपकी रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स। आई बात समझ? जैसे मैंने पहले आपको डेफिनेशन में ही बताया कि डिमांड फॉर ग्रांट्स जो है वो एक स्टेटमेंट है एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर का, लेकिन कौन से एक्सपेंडिचर्स का? जो कि वोटेड एक्सपेंडिचर्स होते हैं। ठीक, तो हमें उस स्टेटमेंट को कहाँ सबमिट करना होता है? लोकसभा में या लोअर हाउस में। ठीक, इन परसुएंस टू आर्टिकल 113। तो एक चीज आप यहाँ पे याद रखेंगे, डिमांड फॉर ग्रांट्स जो है उन्हें हमें जरूरी लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। हम डायरेक्टली उन्हें राज्यसभा यानी कि अपर हाउस में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। ठीक, अगर अब यूनियन टेरिटरीज होंगी जहां पे एक लेजिस्लेचर नहीं है, तो वहां पे क्या होता है काम? सेपरेट डिमांड बनती है हर यूनियन टेरिटरी के हक में, यानी एक यूनियन टेरिटरी के कितने सारे एक्सपेंडिचर्स बन रहे हैं उनकी एक सिंगल डिमांड जो है वो बनाई जाती है। हर डिमांड में पहले तो हम दिखाते हैं वोटेड और चार्जड एक्सपेंडिचर्स अलग अलग कि कितने हैं, फिर उनके अंडर हम दिखाते हैं कि वोटेड में रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कितने आ रहे हैं और चार्जड में रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कितने आ रहे हैं, और लास्ट पे हम दिखाते हैं टोटल एक्सपेंडिचर जिसके लिए हमने ये डिमांड प्रेजेंट की हुई होती है। ठीक है, तो पहले वोटेड और एक्सपेंडिचर, फिर उसके बाद रेवेन्यू और कैपिटल, और फाइनली टोटल अमाउंट ऑफ द डिमांड। जब ये बन गया, उसके बाद जो है आप दिखाएंगे कि ये जो टोटल अमाउंट है हमें हर मेजर हेड में कितना 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 करके चाहिए। ठीक, तो ईच डिमांड जो है नॉर्मली इसमें हमने देखा कि प्रोविजंस आते हैं एक सर्विस के। कौन कौन से प्रोविजंस? प्रोविजन ऑन अकाउंट ऑफ रेवेन्यू, ठीक, वो इसमें एडअप होता है कि कितना रेवेन्यू होगा। प्रोविजंस एक्सपेंडिचर के, ठीक, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के, सॉरी, प्रोविजंस ऑन अकाउंट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के, प्रोविजंस ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक, ग्रांट्स जो कि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, उनके प्रोविजंस, लोन्स एंड एडवांसेस के भी प्रोविजंस, और ये सारे प्रोविजंस रिलेटेड होने चाहिए टू दैट स्कीम, टू दैट सर्विस जिसके लिए हम ये डिमांड प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, मैं फिर से बताती हूँ, एक डिमांड जो है उसमें आना चाहिए क्या? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ग्रांट टू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट्स, लोन्स एंड एडवांसेस। किस चीज के? ये सारे किस चीज के? एक उस सर्विस के जिसके रिगार्डिंग आप ये डिमांड जो है प्लेस कर रहे हैं। ठीक, अब हम डिमांड्स को जो है कैसे प्रेजेंट करते हैं और ये कैसे पास होती है। जो डिमांड फॉर ग्रांट्स है, ग्रांट्स मतलब फंड्स, डिमांड यानी फंड्स की डिमांड, जो मैंने अभी पहले भी आपको बताया। जो डिमांड फॉर ग्रांट्स होती है इन्हें डिस्कस किया जाता है लेजिस्लेचर में, वहां इनको फिर अप्रूव किया जाता है। ठीक, तो वाइल डिस्कशन कभी कभार क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा लेजिस्लेटिव्स जो होते हैं यानी कि वहाँ मेंबर्स जो होते हैं वो कुछ क्वेश्चंस उठाते हैं किसी ग्रांट पे। फॉर एग्जांपल, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कोई जो है अपनी वहाँ पे, एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने वहाँ पे लेजिस्लेचर में अपनी कोई डिमांड रखी। ठीक, तो वहाँ से अपोजिशन के या बाकी सारे रूलिंग जो है उनमें से कोई लेजिस्लेटिव उठा और उसने कोई क्वेश्चन इस डिमांड पे उठाया। ठीक, तो उस कंसर्न डिपार्टमेंट को और या उस कंसर्न मिनिस्ट्री को उस क्वेश्चन का हर हाल में आंसर देना पड़ता है, और उस आंसर से लेकर के जो कि वो टाइम होता है जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है,
उस टाइम को कहते हैं कट मोशन, जो कि आपने सुना होगा डिपार्टमेंट्स में। जब यहाँ पे हमारी अपनी गवर्नमेंट थी तो हमारा जब बजट सेशन होता था तो कट मोशंस हमें बोला जाता था है। और उस टाइम पे जो है कंसर्न्ड एम्प्लॉयज़ को रात दिन डिपार्टमेंट में ही रहना पड़ता था, सो दैट कोई कट मोशन ना आए जिसका हमें जवाब देना पड़े। तो वो कट मोशंस क्या होती है, वो डिमांड पे किसी लेजिस्लेटिव ने कोई क्वेश्चन रेज किया होता था और हम उसी क्वेश्चन का जवाब दे देते थे, ठीक है। जब उस क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है तो कट मोशन विड्रॉ की जाती है। अगर उस आंसर पे सेटिस्फाई नहीं हुआ लेजिस्लेटिव बंदा तो फिर काफी सारे डिस्कशंस हो जाते हैं अनलेस वो सेटिस्फाई हो जाए। जब डिमांड पास हुई, यानी कि जब लेजिस्लेचर में, हम लेजिस्लेचर यहाँ पे लोअर हाउस बोल रही हूँ मैं, लोकसभा, क्योंकि मैंने आपको बताया पहले ही कि राज्यसभा में आप डायरेक्टली डिमांड जो है वो सबमिट नहीं कर सकते हैं, ठीक। जब अब ये डिमांड पास हुई तो इसे कहाँ भेजा जाता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट में फॉर कंसोलिडेशन, क्योंकि ड्यूरिंग डिस्कशन इन लोकसभा में भी वहाँ पे कुछ चेंजेस की गई हो या वहाँ पे कुछ ओपिनियंस इसमें एडअप किए गए हो, तो फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट को ये डिमांड जो है उन ओपिनियंस के साथ भेजी जाती है, सो दैट फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है इस डिमांड को कंसोलिडेट करे। फाइनेंस डिपार्टमेंट आफ्टर कंसोलिडेशन जब इस डिमांड को वापस भेजती है कहाँ, लेजिस्लेचर में, तब इस डिमांड का नाम जो है मनी बिल या अप्रोप्रिएशन बिल रखा जाता है, ठीक है। दैट मीन्स जब वो डिमांड पास हो जाती है फाइनेंस डिपार्टमेंट को सेंड की जाती है, फाइनेंस डिपार्टमेंट कंसोलिडेट जो है वो कर देती है एज पर द डिस्कशंस जो भी वहाँ पे लेजिस्लेचर में हुए होंगे। अगर कोई रिव्यू करने को कहा होगा, कोई ऑब्जर्वेशन जो है उठी होगी और उसके बाद कुछ चेंजेस करने को बोला होगा, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट को जब ये डिमांड भेजी जाती है इंक्लूडिंग दोज ऑब्जर्वेशंस, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट कंसोलिडेट करता है और कंसोलिडेशन के बाद इस डिमांड को वो जब वापस भेज देता है लेजिस्लेचर में, इस डिमांड का नाम पड़ जाता है मनी बिल या अप्रोप्रिएशन बिल। इस बिल को फिर उसके बाद हम अपर हाउस यानी राज्यसभा भेज देते हैं और राज्यसभा के पास 14 दिन होते हैं, या तो उसे इस बिल को एक्सेप्ट करना पड़ता है या तो रिजेक्ट करना पड़ता है। और अगर 14 दिनों के अंदर अंदर राज्यसभा ने, अपर हाउस ने बिल को ना तो एक्सेप्ट किया और ना ही रिजेक्ट किया, तो ये एज्यूम किया जाता है कि बिल जो है राज्यसभा ने पास कर ली है, ठीक है। जो बिल है उसके बाद गवर्नर या प्रेसिडेंट एज द केस में भी उनको भेजी जाती है उनके अप्रूवल के लिए। वंस वो अप्रूव कर देते हैं तो इस बिल का नाम बन जाता है अप्रोप्रिएशन एक्ट। अप्रोप्रिएशन एक्ट का मतलब हो गया कि हाँ जी, गवर्नमेंट ने फंड्स या बजट जो है वो अलॉट कर दिए हैं फॉर द आइटम्स सो वोटेड एंड चार्जड। आई बात समझ? तो ये हो गया आपका डिमांड फॉर ग्रांट्स, कैसे हम पेश करते हैं और कैसे इसका प्रोसीजर होता है। नाउ आइटम्स जो कि चार्जड होते हैं ऑन द कंसोलिडेशन फंड ऑफ द स्टेट या कंट्री, ठीक। चार्जड आइटम्स मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया, वो आइटम्स होते हैं जिनके लिए हमें लेजिस्लेचर की कोई भी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। वो विदाउट एनी अप्रूवल जो है चार्ज होते हैं कंसोलिडेटेड फंड पे, यानी कंसोलिडेटेड फंड से ही उन्हें निकालना पड़ता है विदाउट एनी अप्रूवल, विदाउट एनी वोटिंग वगैरह, ठीक है। तो कौन कौन से आइटम्स हैं? पे अलाउंसेस एंड अदर एक्सपेंसेस, किसके? प्रेसिडेंट के, गवर्नर के, ठीक है। मैं क्यों लिख रही हूँ यहाँ पे प्रेसिडेंट स्लैश गवर्नर, क्योंकि कंट्री का केस भी हो सकता है और स्टेट का केस भी हो सकता है एज द केस में भी, इस वजह से मैंने दोनों को जो है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि कंट्री के रेस्पेक्ट में प्रेसिडेंट है और स्टेट के रेस्पेक्ट में गवर्नर है, ठीक। पे अलाउंसेस एंड अदर एक्सपेंसेस किन के? जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के। पे अलाउंसेस और अदर एक्सपेंसेस किन के? चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि अपर हाउस जिसे हम राज्यसभा कहते हैं। पे अलाउंसेस और बाकी सारे एक्सपेंसेस किन के? स्पीकर के और डिप्टी स्पीकर के, किसके? लेजिस्लेटिव असेंबली यानी लोअर हाउस के। पे अलाउंसेस और बाकी सारे एक्सपेंसेस किन के? कोई भी कमीशन जो कि गवर्नमेंट ने बनाई हो। बाकी सारे एक्सपेंसेस में जो भी वहाँ के एक्सपेंसेस रनिंग होते हैं
फॉर देयर ऑफिसेज, ठीक है। अदर एक्सपेंसेस मीन्स उनके ऑफिशियल एक्सपेंसेस जो होते हैं इन ऑफिसेज के, या जैसे मैंने अभी आपको बताया पे, अलाउंसेस एंड अदर एक्सपेंसेस ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, मतलब अदर एक्सपेंसेस उनके ऑफिस एक्सपेंसेस बाकी सारे, ठीक। पे, अलाउंसेस एंड अदर एक्सपेंसेस किसके, सीएजी यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और कौन से वाले एक्सपेंसेस जो है वो चार्जड होते हैं, वो वाले एक्सपेंसेस जो कि हमें कोर्ट के वर्डिक्ट को जो है इम्प्लीमेंट करने में काम आते हैं, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा जो है बजट का पेपर ख़त्म हो जाता है। मैंने कोशिश की कि आप तक पूरी की पूरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को जो है पहुंचा दूं। बाकी कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स रहते हैं जैसे कैलेंडर ईयर, फाइनेंशियल ईयर, तो मुझे नहीं लगता उन सबको यहाँ पे कहने की कोई ज़रूरत है, बिकॉज़ वो तो हमारी डेली लैंग्वेज में भी हम यूज़ कर लेते हैं। आई होप यहाँ तक आपको सारा समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो, या तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या हमारे फेसबुक पेज पे डायरेक्टली टेक्स्ट कर सकते हैं जिसका नाम है नो द सर्विस रूल्स। थैंक यू वेरी मच एंड वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू कि चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट आपको जो है हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि ये कंटेंट बाकी हमारे मिनिस्ट्रियल स्टाफ के कुलीग्स तक पहुंच पाए। थैंक यू।